दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो इस कार्यक्रम को निरंतर लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। आज विशेष बात, हिंदी हमारी मातृभाषा, राजभाषा और अग्रसर है राष्ट्रभाषा बनने को। जब हम भाषा की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन की बात आती है, संप्रेषण की बात आती है। जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा था, आरंभ हुआ, मानव इस धरती पर अवतरित हुआ, तो सबसे पहले संकेत और उसके साथ में कुछ ध्वनियां और ध्वनियां, जिससे वह अपनी बात को संप्रेषित करता था। और उसके बाद में भावों का प्रकटीकरण, कुछ निश्चित शब्द, उनका प्रयोग और आरंभ हुआ भाषा का विकास, बोलियों का विकास और भाषा की यात्रा। सिंधु नदी के किनारे भौगोलिक स्थिति, तो कहा जाता सिंधु हमें, हिंदुस्तान के लोगों को, और फिर ईरानी और यूनानी, उन्होंने इसका प्रयोग किया हिंदू, और हिंदू से हिंद, और हिंद प्रतीक बन गया, यानी पर्याय बन गया हिंदुस्तान का, यानी भारत का। और जब हम हिंदी की बात करते हैं तो कई बोलियां भी है जिसको कि हिंदी ने आत्मसात किया। और जब हम हिंदी की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तो कुछ अन्य भाषाएं हैं जो अन्य जगहों पर बोली जाती है। पर मोटे रूप से हम ये कह सकते हैं कि आज 40% लोग खालिश हिंदी बोलते हैं, 11% लोगों की तीसरी भाषा हिंदी है। यानी मोटे रूप से कह सकते हैं हिंदी हिंदुस्तान की आबादी का 50%, जनसंख्या का 50% लोग हिंदी बोलते हैं, जानते हैं, लिखते हैं, प्रयोग में लाते हैं। फिल्में, जब हिंदी फिल्मों की बात करते हैं तो उनके बारे में कई आक्षेप हो सकते हैं, कई मतभेद हो सकते हैं, लेकिन निर्विवाद रूप से एक सत्य उजागर हुआ है और उसे सभी मानते हैं कि हिंदी के प्रचार और प्रसार में हिंदी फिल्मों ने और हिंदी गानों ने बड़ा योगदान दिया है। आप कहीं भी जाइए, आप साउथ में जाइए, वहां पर भी लोग हिंदी गानों को गुनगुनाते हैं, समझते हैं। यानी आप दक्षिण में जाएंगे तो आप हिंदी के द्वारा जो बात कहेंगे वहां के लोग समझ लेंगे, और दक्षिण के लोग जब उत्तर में आएंगे तो उनकी जो बात है वो आप समझ लेंगे, यानी हम समझ लेंगे। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि जब इतनी सारी बातें हैं तो हिंदी के बारे में, हिंदी के विकास के बारे में, या हिंदी की जो अस्मिता है उसकी रक्षा करने की बात पैदा क्यों होती है? आपने देखा होगा विश्व हिंदी दिवस। प्रश्न यह पैदा होता है कि आवश्यकता क्यों पड़ती है, या अभी तक 9 विश्व हिंदी दिवस मनाए गए, उसमें मुख्य बात क्या रही? 2 बातें मुख्य रही कि यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में, हिंदी को वैश्विक भाषा का दर्जा हम कैसे दिलवा सकें, यह एक मोटे रूप से मंतव्य या उद्देश्य उभर करके सामने आया। इसी के साथ साथ विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में और वाणिज्य के क्षेत्र में हिंदी की वोकेबुलरी जो है, यानी शब्दावली जो है, उसको और कैसे विकसित किया जाए, ये चर्चा आमतौर पर रहती है। मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि समय किसी का मोहताज नहीं होता। हम प्रयास करें या न करें, हमारे प्रयासों के मनोवांछित परिणाम आए या न आए, समय कुछ चीजें करवा ही देता है, कर ही देता है। आज हिंदुस्तान दुनिया में जिस मुकाम पर खड़ा है, अमेरिका के राष्ट्रपति भी कहते हैं अमेरिका के लोगों से, युवाओं से सावधान, हिंदुस्तान आ रहा है। आज चीन की बात करें, रूस की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, अन्य देशों की बात करें, अमेरिका की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, हिंदी पढ़ाई जाती है। आज हम साउथ की बात करें, वहां पर प्राइवेट टीचर्स रख करके हिंदी पढ़ाई जाती है। किस बात के लिए? सिर्फ इस बात के लिए कि यदि उसे करियर बनाना है, आगे बढ़ना है, किसी प्रोफेशन में जाना है, तो आवश्यकता होगी हिंदी जानने की। यानी इतनी विशाल जनसंख्या, इतना बड़ा मार्केट, बाजार जिसे हम कहते हैं हिंदुस्तान है,
तो होड़ लगी हुई है दुनिया में और हिंदुस्तान के विभिन्न भागों में हिंदी, हिंदी और हिंदी। तो आइए आरंभ करते हैं इस विशेष प्रश्नोत्तरी को जो समर्पित है हिंदी को। तालियां जोरों से बजाइए एक बार इस समर्पण के लिए आप कि हिंदी के विकास में आप अपना योगदान देंगे। एक बार आपको मैं और कहना चाहूंगा कि एक बार रूसी राष्ट्रपति भारत आए तो उन्होंने कहा, मेरा जूता है जापानी, सर पे टोपी लाल, रूसी टोपी लाल, यानी वो गाना बजवाया जाए। उन्होंने सुना, लोग यहां से जाते हैं तो वहां पर कहते हैं, सभी लोग वही कहते हैं, जूता है जापानी, रूसी टोपी लाल, ये गाना गाते हैं। अभी मैं अमेरिका गया था, वहां पर गाना गाया जा रहा था, आवारा हूं, और हमें आमंत्रित किया क्योंकि वो पहचान गया, वो पहले से गा रहा था, हमने भी उसे गाया। तो कहने का अर्थ यह है कि कोई भी भाषा हो अब सीमाओं की मोहताज नहीं है। मुख्य बात है आपकी बात को संप्रेषित करना, कम्युनिकेशन। और वैसे हम सभी जानते हैं, रिसर्चेज ये कहती हैं कि 85% यानी 85% से ज्यादा जो आपकी जो बात है, आपकी जो भावनाएं हैं, वो संप्रेषित होती है बॉडी लैंग्वेज से, और भाषा मात्र 15% तक। तो फिर भाषा का ये झगड़ा क्यों, ये अलगाव क्यों? क्योंकि जब राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र की अस्मिता की बात करते हैं, तो उसमें कई कारक हैं। उसमें एक कारक है एक राष्ट्र यानी एक भाषा। तो आइए हम संकल्पित होते हैं कि हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने का जो अभियान है, उस यज्ञ में अपनी भी आहुति देंगे। तालियां एक बार इस संकल्प के लिए और बजाइए आप। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि स्टूडियो में आज कौन से विद्यार्थी हैं। मैं बताना चाहूंगा कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के विद्यार्थी आज यहां पर आए हैं, यानी अलग अलग फूलों से आज का ये गुलदस्ता सजाया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से सेंटर फॉर मास कम्युनिकेशन हिंदी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, महारानी गर्ल्स कॉलेज, जैन अनुशीलन केंद्र। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, IIS यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी और कनोडिया गर्ल्स कॉलेज। जोरदार तालियां संवेश्वरों में। तो मैं दाग रहा हूं पहला सवाल, उससे पहले बता दूं, प्रोफेसर संजीव भानावत, आप अध्यक्ष हैं जनसंचार केंद्र राजस्थान विश्वविद्यालय के, वो आज के मेहमान हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए आप। तो पहला सवाल विश्व हिंदी सम्मेलन का भोपाल में, आपको यह बताना है कि यह तो 10वां, अभी तक कुल 9 और हुए, वो हिंदुस्तान में कहां कहां पर हुए। यानी सरल सवाल, 10वां भोपाल में यानी हिंदुस्तान में यानी भारत में, तो उसके अतिरिक्त 9 में से भारत में कितने हुए, बोलिए आप। नागपुर और भोपाल। अरे भोपाल तो मैंने बोल दिया, दिल्ली। नागपुर और दिल्ली। शुभ नाम? राहुल कुमार शर्मा। राहुल कुमार शर्मा, क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया राहुल कुमार जी ने। वो कई बार क्या होता है कि अतिरेक में क्योंकि तीनों थे और अंडर टेंशन क्या, कहीं उसको नहीं पूछ ले, मैं अपना क्लेम भी तो, हाँ, तो जब ये हो गया तो फिर 2 कोई बोल दिए, कोई बात नहीं। अब आप अगर मुझे ये बता दें कि ये जो सम्मेलन जो आयोजित किए जाते हैं, इनका मूल उद्देश्य क्या होता है। एक थोड़ा सा, इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, लेकिन भानावत साहब से कहूंगा कि 1-2 लोग जो अच्छे विचार बोलें, उनको 2-2 पंक्तियों में रिपीट नहीं करें, उनको 2 पुरस्कार दे दूं, मैं 2 यहां से लेके चलता हूं जी। विश्व हिंदी सम्मेलन मूल रूप से उद्देश्य क्या होता है जी? सर, यूएनओ में वैश्विक स्तर पर इसे अपनाया जाए। दूसरा, जो वाणिज्य है, तकनीकी है और ये कला, इनमें सब में इसका ज्ञान मतलब बढ़ाया जाए। आपका शुभ नाम क्या है? शिवानी चावला। शिवानी जी, आप जैसा इंटेलिजेंट
और नकल मारने वाला व्यक्ति मैंने कोई नहीं देखा। और सर आज सुबह ही पढ़ा है न्यूज़पेपर में। और इंटेलिजेंटली नकल मारने वाला, और इंटेलिजेंटली आप वकालत करना अगर चाहती है तो जरूर कीजिएगा, बड़ी सफलता मिलेगी। आज सुबह ही मैंने पढ़ा है। ये नहीं कहना चाह रही है कि आपने अपना आरंभिक जो उद्बोधन दिया था उसमें इन 2 बातों का जिक्र किया था, अब वो कह रही है वो भी। आप क्यों क्लेम कर रहे हैं साहब? वो भी। तालियां बजाइए इनके लिए, शिवानी जी के लिए जोरदार तरीके से। तालियां तो बजती रहनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। देखिए ये अंदाजे बयां है, और यही तो बात है। कई बार हम ये कहते हैं द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन इज दैट पीपल, या जो लोग हैं, द पीपल डू नॉट लिसन टू अंडरस्टैंड बट दे लिसन ओनली टू रिप्लाई। तो ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। इन्होंने पढ़ा, ध्यान पूर्वक सुना, और जब मैंने प्रश्न दागा तो वो ही बात अक्षरश उन्होंने कह दी। 10 में से कितने मार्क्स? 4, 10। तो इतना जोर से बोलिए, 10 में से 10। तो तालियां उतनी ही बजा दीजिए उनके लिए। देखिए जब हम बात करते हैं भाषा की तो कई बोलियां होती है, कुछ लोग उन्हें भाषा भी कहते हैं, आंदोलन भी होते हैं। कई लोग ये चाहते हैं कि किसी बोली को भाषा का दर्जा मिले, और इसी तरह से राजस्थानी को दर्जा मिले संवैधानिक। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बताना है उस व्यक्तित्व का नाम जिनकी लिखी एक कविता या एक गीत जो लोक गीत की तरह है, या लोक गीत बन गया जब वो जीवित थे उनके जीवन काल में। और यदि हम राष्ट्रगान की बात करते हैं तो उसे प्रदेश का गान मान लें, यानी प्रदेश की जो पूरी सभ्यता और संस्कृति है उसका प्रतिनिधित्व करता है वो गान, ऐसा मान लें। बताइए उस महान व्यक्तित्व का नाम जो एक इच्छा दिल में लिए हुए यहां से प्रयाण कर गए कि राजस्थानी को मान्यता मिल जाए संवैधानिक। बताइए, देखिए कितने लोगों का योगदान होता है किसी चीज को प्राप्त करने में, इतिहास में उनका जिक्र होता रहता है। बताइए आप जी। सर कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया। और आपका नाम भी बता दें। रूपाली गुप्ता। रूपाली जी, क्या बात है, क्या बात है रूपाली जी, क्या बात है। तालियां जोरों से बजाइए। कन्हैयालाल सेठिया। और उनकी आपने कविताएं भी पढ़ी होगी, बन बिनावड़ो ले भाग्यो इत्यादि इत्यादि। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं उनसे और उनके कालजयी कविता यानी गीत से। धरती धोरारी आतो सुरगाने शर्मावे, ई पर देव रमन ने आवे, ई रोजस नर नारी गावे। धरती धोरारी, धरती धोरारी। वो पंछी मधुरा मधुरा बोले, वो पंछी मधुरा मधुरा बोले, मिश्री मीठे सुर को बोले। अगला सवाल ध्यान से थोड़ा सुने, बिल्कुल उत्तर आ जाएगा। उन्हें आधुनिक हिंदी का पितामह कहा जाता है। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार,
जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। 34 वर्ष की अल्पायु में उनका निधन हो गया, लेकिन इतनी छोटी सी आयु में, 15 वर्ष की आयु में उन्होंने लेखन आरंभ कर दिया था। इतना कुछ हिंदी साहित्य को दे गए कि उन्हें हिंदी का पितामह कहा जाता है। और विशेष बात आपको ये कह दूं कि भारतेंदु काल, ये मैं स्वयं उत्तर बोल गया हूं, भारतेंदु काल उनका जो जीवन रहा, उनकी जो रचना धर्मिता रही, उसको कहा जाता है। आपको बताना है उनका नाम। ठहरिए 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 ठहरिए, बोलिए आप। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, 9 सितंबर 1850 को जन्मे और 6 जनवरी 1885 में हमसे बिछुड़ गए। और तालियां उनके सम्मान में इसलिए बजाइए कि उनका जैसा व्यक्तित्व हो नहीं सकता हिंदी के क्षेत्र में, जिनका जो असीम योगदान रहा है। श्रद्धा के रूप में ये तालियां बजाइए आप। अब आप थोड़ा ध्यान धरिएगा, मैं रेखांकित कर रहा हूं, पहले थोड़ा ध्यान धरिएगा। प्रचलित करऊ जहान में निज भाषा करी जत्न, राजकाज दरबार में फैला वहु यह रत्न। बताएं ये रचना किसकी है, ये दोहा किसका है, ये पद किसका है, ये वक्तव्य किसका है, ये उद्गार किसके हैं, और जीते पुरस्कार। जी बोलिए आप। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपने सोचा कि हर बार ऐसा ही होगा, और मूल प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। शुभ नाम? मुस्कान। 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 तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से। देखिए, इस बार ऐसा हुआ, बहुत कम लोगों ने हाथ खड़े किए, 2-4 नहीं किए कि ये तो कोई गड़बड़ मामला, बहुत जबरदस्त मामला है, ये तो पद और रचनाकार और किसने किया और नहीं किया। मैंने अभी अभी कहा था फिर आ सकता है, और मैंने पहले वाले प्रश्न के अंत में यह कहा था कि बार बार भी आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते, यह भी मैंने कहा था। तो देखिए, आप निरपेक्ष भाव से विचलित हुए बिना क्या कहा गया है अपने विवेक का प्रयोग करेंगे तो आपको सही उत्तर मिलेगा। तालियां जोरों से बजाइए। आप जोर से बोलेंगे नहीं। एक छोटा सा सवाल और पूछ रहा हूं। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। बताएं ये उद्गार किसके हैं? बड़ा गंभीर मामला है। चलिए खड़े होइए आप। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। शुभ नाम? भगवान चौधरी। भगवान चौधरी। बैठिए भगवान जी, बैठिए। आप विभिन्न यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के विद्यार्थी हैं। कई बार यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में इस बात को लेकर परीक्षा भवन से विद्यार्थी बाहर आ जाते हैं कि ये क्या, ये इम्बैलेंस पेपर, ये तो एक ही चैप्टर में से, एक ही टॉपिक में से एक सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल। इस बार मजा आया होगा, तो तालियां बजा लीजिए इस मजे के लिए आप। और आइए अब हम आपको बचपन में सभी ने पढ़ी, सभी ने गुनगुनाई, जिनका योगदान रहा, तो सुनिए एक रचना बड़ी ही करीबी है आपसे, और फिर पूछूंगा आपसे सवाल, और तब तक झूमते भी रह सकते हैं उसके साथ, आनंदित भी होइए। जीवन का हर क्षण आनंदमय होना चाहिए। नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा गाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर ही हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं,
इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेर, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीरने। अब दो सवाल इस पर सुन लें। पहला सवाल जो अटेम्प्ट करेगा उसको तो ये बताना है रचनाकार का नाम और कविता का शीर्षक। रचना का शीर्षक, ये दोनों चीजें बताने पर मिलेगा पुरस्कार एक। दूसरा, मूल भावना क्या है इन पंक्तियों की, ये आपको बताना है और जीतना है पुरस्कार। जी बोलिए आप। माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। और ठहरिए ठहरिए, शीर्षक, शीर्षक क्या है? चाह नहीं सुरबाला के गहनों में। नहीं, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, वो तो पंक्ति है, लेकिन शीर्षक। चलिए थोड़ा लिबरल हो जाता हूं। शुभ नाम? अन्नू कंवर। अन्नू कंवर जी, आपको पुरस्कृत करता हूं, लेकिन अब आप ध्यान धरिएगा। चलिए एक पुरस्कार इस बात के लिए। अब आप बताइए शीर्षक। जी बोलिए आप। पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा, बिल्कुल सही। शुभ नाम? महेश सोलंकी। महेश सोलंकी जी, बिल्कुल सही। और ये तो बहुत बड़ा है, आपको सबको याद आ गया होगा। और देखिए आप इसके जो भाव हैं, उसके जो मूल बात है, देखिए माखनलाल चतुर्वेदी, इनको भारतीय आत्मा संबोधन से संबोधित किया जाता था। उन्होंने भारतीय आत्मा के जीवन का जो लक्ष्य है उसको रेखांकित किया है कि हर व्यक्ति आत्मोत्सर्ग करने को तत्पर है, निस्वार्थ भाव से देश के लिए मर मिटने की बात हो तो आपको सार रूप में यह कहना चाहिए, संदेश यह देना चाहते हैं कि हर हिंदुस्तानी, उसकी आत्मा का लक्ष्य, आत्मा के जीवन का लक्ष्य, हर भारतीय की आत्मा के जीवन का लक्ष्य देश के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करना और आत्मोत्सर्ग कर देना, यानी प्राणों की बलिदान कर देना। और प्राणों को बलिदान करने की जब बात हो तो ये जो इन्होंने प्रतीक रूप से बताया, मेरे पुष्प उन लोगों के लिए, जो शहीदों के लिए, जो देश के लिए कुर्बानी देते हैं, उनके सम्मान में तालियां बजाइए सभी शहीदों के लिए। और माखनलाल जी जोरदार तरीके से। एक कोटेशन, हिंदी का अमृत छोड़कर हमें अंग्रेजी का जहर नहीं पीना है, बताए ये उद्गार किसने प्रकट किए? बड़ा ही सरल सवाल, बड़ा ही सरल सवाल। बोलिए आप। थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर। जी बोलिए आप। मौलाना अबुल कमाल। हाँ थोड़ा नहीं, एक मिनट, कोई हंगामा, थोड़ा टेंशन क्रिएट मत कीजिए। थोड़ा वो क्या है कि वो हाथ लगे, कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। हाँ तसली से। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। अच्छा तालियां में वैसी बजाती, वाह वाह क्या बात। शुभ नाम आपका? विजयलक्ष्मी शर्मा। विजयलक्ष्मी शर्मा। विजयलक्ष्मी जी, आवेग में थोड़ा गलती हो जाती है तो कई बार लगता है प्रश्न बड़ा सरल है, तो हमको थोड़ा सा इसमें ध्यान करना। तालियां तो बजती रहनी चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री रहे और इन्हें मक्का में आपका जन्म हुआ और इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, यानी जो सर्वोच्च नागरिक अलंकरण है, उनके सम्मान में तालियां जबरदस्त बजाइए। और 20वीं सदी में आपके मुकाबले के उर्दू के लेखक, फारसी के लेखक बहुत कम थे। तालियां बजाइए सम्मान में। हिंदवी के अपने ज्ञान पर गर्व था। खड़ी बोली में उनकी कविताओं में प्रकट होता है हिंदी का स्वस्थ रूप। सुने उनके उद्गार और बताएं उनका नाम। मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकूंगा। बताइए इस महान व्यक्तित्व का नाम। हिंदी भाषा की सेवा में, खड़ी बोली के स्वस्थ स्वरूप की रचना में जिनके योगदान को भूला नहीं जा सकता। जी बताइए आप, बोलिए। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। शुभ नाम? पूनम। तालियां जोरों से बजाइए पूनम के लिए, जोरदार तरीके से तालियां बजाइए।
जोरदार ताली, तालियां बजती रहनी चाहिए। देखिए, इन्होंने हर विषय पर लिखा, दर्शन पर लिखा, गणित पर लिखा, आमों पर भी लिखा, राजनीति पर लिखा, हिंदी पर लिखा, पहेलियां। इन्हें तबले का आविष्कारक मानते हैं, कुछ लोग कव्वाली का आविष्कारक भी इनको मानते हैं। तो इनके लिए सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए आप। और जैसा कि मैंने कहा, अब आपको क्लू पहले दे दूं, हम आपको गाने सुनवा रहे हैं दो। वो गीतकार अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन राजस्थान के ही हैं, बीकानेर के थे। इससे ज्यादा तो क्लू क्या दूं, उन्हें सुने, देखें स्वस्थ हिंदी में गीतों की रचना कैसे होती है और कैसे भावों को प्रकट किया जाता है। बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा, अंधियारे को मिटाने, जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं चल रहा, अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। जी बोलिए आप। भरत व्यास। भरत व्यास। शुभ नाम? ममता। ममता जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैंने प्रश्न को सरलीकृत कर दिया था, और देखिए समय की सीमा को देखते हुए कुछ प्रश्नों को टालकर सिर्फ उस योगदान को रेखांकित करने के लिए, क्योंकि हे दृष्टि से देखा जाता है फिल्मों को, फिल्मों में लेखन को, और कुछ लोग अपनी अस्मिता के विरुद्ध मानते हैं कि हमने फिल्मों में गीत लिखे, लेकिन उनका योगदान हिंदी को विकसित करने में, उसको प्रचारित और प्रसारित करने में। इसीलिए मैं एक दो प्रश्न उनसे जुड़े हुए लेना चाहूंगा। देखिए, एक कविता सुनिए और आपको बताना है कवि का नाम। प्यार किसी को करना लेकिन कहकर उसे बताना क्या, अपने को अर्पण करना पर और को अपनाना क्या, गुण का ग्राहक बनना लेकिन गाकर उसे सुनाना क्या, मन के कल्पित भावों से औरों को भ्रम में लाना क्या, ले लेना सुगंध सुमनों की तोड़ उन्हें मुरझाना क्या, प्रेम हार पहनाना लेकिन प्रेम पाश फैलाना क्या, त्याग अंक में पले प्रेम शिशु उनमें स्वार्थ बताना क्या, देकर हृदय पाने की आशा व्यर्थ लगाना क्या। बताएं आदर्श प्रेम शीर्षक की इस कविता को, यानी इस गीत के रचनाकार का नाम। एक हाथ आपको मिला है पुरस्कार। जी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, कालजयी कवित्री। जी, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। आपका नाम? निशा शर्मा। ईशा शर्मा। अरे जी, क्या बात है, आपको पहले पुरस्कार मिला है क्या? अरे वाह, इन्होंने हाथ खड़ा किया, फिर इधर से बाद में हुआ। तालियां जोरों से बजाइए। क्या बात है, क्या बात है, क्या उत्तर दिया हरिवंश राय बच्चन। प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम मेरा तो ऐसे करना, प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम मेरा तो ऐसे करना, पीने वालों को बुलवाकर खुलवा देना मधुशाला, पीने वालों को बुलवाकर खुलवा देना मधुशाला। आपको बताना है इसका अर्थ क्या है और रचनाकार कौन है। इस रूबाई के रूबाई कहकर के मैंने थोड़ा और सरल कर दिया है। जी जी, बोलिए, आप बोलिए। आपको पूछा मैंने? पूछा, जिसको नहीं पूछा आपको। जी, खड़ी हुई आप। माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी, आपको पुरस्कार मिल चुका है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए आप।
राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। आपका शुभ नाम? मनीषा शर्मा जी। मनीषा। मनीषा जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तालियां जोरों से बजनी चाहिए। अब इसका भाव क्या है? भाव आमतौर पर कौवों को श्राद्ध के समय उनको और अन्य को, लेकिन ये क्या बात है, विशिष्ट बात बताइए आप। सर इसका मतलब है कि पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और मधुशाला पी के सब झूमते और एक समान रहते हैं। एक समान रहते हैं। हमने थोड़ा सा टच किया। शुभ नाम? दीप्ति। दीप्ति। देखिए मैं थोड़ा सा टच किया है, अब आप उत्तर बता सकते हैं लेकिन थोड़ा विस्तारित हो जाएगा। इन्होंने जो बात कही कहने, आप उसका अर्थ समझिए। कहने का अर्थ यह है कि आमतौर पर जब हम श्राद्ध करते हैं तो विश्व की भावना नहीं होती है, दुनिया की भावना नहीं होती है, और हम अपने परिजन, हमारे जो पितृ जो होते हैं उनके लिए ही श्राद्ध करते हैं। उन्होंने ये कहा कि मैंने नहीं समझा प्रेम क्या, मैंने नहीं समझा पुत्र क्या, मैंने नहीं समझा जीवन क्या जब मैंने मधुशाला की रचना की, लेकिन मैंने मौत को देखा, मौत के बाद को देखा, लेकिन श्राद्ध तक। तो उनकी कामना ये, मधुशाला की रचना का जो मूल भाव ये है सभी के लिए। तो श्राद्ध करो प्रिय यदि तुम मेरा, तो कुछ ऐसे करना पीने वालों को बुलवाकर, यानी कोई जाति का, कोई धर्म, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई भी हो, सभी को। तो ऐसी भावना, तालियां जोरों से बजाइए उनके सम्मान में आप। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं उनकी कालजयी रचना से। आप देखेंगे कि उनके पुत्र अमिताभ वो गुनगुना रहे हैं एक रुबाई को, और फिर मन्ना डे जिन्होंने स्वर दिया है पूर्ण मधुशाला को, उसकी एक आप रुबाई सुनेंगे। और हरिवंश राय बच्चन ने कहा था अमिताभ इज माई बेस्ट पोइट्री, तो उन्हीं के श्रीमुख से एक रुबाई सुने आप। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते साथ न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बहाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। अब सुने मन्ना डे के स्वर में एक रूबाई। मदिरा जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरा जाने को घर से चलता है पीने वाला। किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला पाना। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाइएगा मधुशाला, पा जाइएगा मधुशाला। अब मेरा एक सवाल, मैंने आपसे कहा कि पूरी मधुशाला को स्वर दिया मन्ना डे ने, और मैंने कहा सुनिए मन्ना डे के स्वर में एक रुबाई। मेरा प्रश्न ये है, अभी जो आपने गायन सुना इस रुबाई का, ये किसने स्वर दिया इसे? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी है जी। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन पहली रुबाई उन्होंने, तालियां जोरों से बजाई। शुभ नाम जी? पल्लवी। पल्लवी। पल्लवी जी आप कैसे पहुंच गई उस मुकाम पर? क्या आपने आवाज को पहचाना या कैसे? सर आपने क्लू दिया था। और जब मैंने क्लू दिया था, आप ये देखिए, जब मैं कह रहा हूं कि गाया किसने, उसकी रुबाई सुनिए, प्रश्न में मैं ये कह रहा हूं मन्ना डे, और फिर पूछता हूं किसने स्वर दिया है, तो सोचनी है बात। चिंतन जो करेगा वो फल पाएगा। तालियां बजाइए जोरों से इनके लिए आप। तो एक बार तो मैंने आपको दुविधा में डाल दिया
कहा मन्ना डे के स्वर में सुनिए, और स्वर था हरिवंश राय बच्चन का स्वयं का। तो आइए अब एक सुविधा आपके लिए, सुनिए एक रुबाई मन्ना डे की आवाज में। सुन कल कल छल छल मधुघट से गिरती प्यालों में हाला, सुन कल कल छल छल, कल कल छल छल मधुघट से गिरती प्यालों में हाला, सुन रुन झुन चल वितरण करती मधुसाती वाला, बस आ पहुँचे दूर नहीं, बस आ पहुँचे दूर नहीं, कुछ 4 कदम अब चलना है, चहक रहे सुन पीने वाले, महक रही ले मधुशाला, चहक रहे सुन पीने वाले, महक रही ले मधुशाला। कहावतें जो होती है वो हमारे जीवन का जो अनुभव होता है, यानी जो निचोड़ होता है सदियों का अनुभवों का, वो प्रकट होता है एक छोटे से शब्दों में, वाक्य में। आपको यह बताना है कि न 3 में न 13 में इस मुहावरे का क्या अर्थ है, न 3 में न 13 में, न 3 में न 13 में। आपको पूछा मैंने जी, मुझे किस चीज से मतलब नहीं है जी, मुझे किस चीज से मतलब नहीं है। नहीं 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 जी, न हाँ में न ना में, नहीं नहीं हाँ में न ना में, ये भी नहीं, न 3 में न 13 में आपको पूछा है जी। बोलिए, आपको पूछा पहले जी। सर सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलता। सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलता जी, नहीं जी। किधर से भी लाभ नहीं होना, किधर से भी लाभ नहीं होना, ठहरिए ठहरिए, ऐसे नहीं, न थोड़ा प्राप्त करने वाला और न ज्यादा, न थोड़ा न ज्यादा। जिनको नहीं पूछा है पहले उनको, दूसरों के व्यर्थ मामले में पढ़, दूसरे के मामले में नहीं, न 3 में न 13 में, इससे ज्यादा क्या सरल हो सकता है। ना किसी की अच्छाई में और ना किसी की बुराई में, न 3 में न 13 में। आपको पूछा मैंने, ठहरिए ठहरिए ठहरिए, किनको? आपको नहीं पूछा, खड़े होइए। मेरी गिनती कहाँ भी नहीं है। हाँ, न 3 में न 13 में, क्या बात है, क्या बात है। कन्हैया 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 इकबाल, क्या नाम है जी? कन्हैया कन्हैया कन्हैया, वाह कन्हैया, कन्हैया की तरह झूम रहे हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कन्हैया जी, वाह कन्हैया जी। और एक अंत में सवाल एक और लेना चाहूंगा। देखिए, कई बार छोटी छोटी घटनाएं घटती है और जीवन बदल जाता है। राज कपूर साहब मध्य प्रदेश के सागर में आए थे, एक शूटिंग चल रही थी तीसरी कसम फिल्म की, और वहां पर उन्होंने एक व्यक्ति से झूठ बोले कौवा काटे ये कविता सुनी, ये गीत सुना, और उन्होंने कहा मुंबई आ जाइए, बताइए उस व्यक्ति का नाम जो गीतकार था जिसने कविता राज कपूर साहब को सुनाई। खालिश हिंदी में, जब हम उर्दू के वर्चस्व की बात करते हैं वहां पर खालिश हिंदी में लोकप्रिय गीत, बताइए नाम और जीतिए पुरस्कार, बताइए और जीतिए पुरस्कार, जीतिए। बोलिए, आपको मिला पुरस्कार? पहले पूछा, नहीं पूछा जी? सर विठल पटेल, विठल भाई पटेल, शुभ नाम याचिका, याचिका, तालियां बजाइए जोरों से। देखिए, ये बड़ा सरल था। मैंने आज इस प्रश्नोत्तरी में हमने ये प्रयास किया है कि हम उन लोगों को रेखांकित करें जिन्होंने हिंदी के उन्नयन में असीम योगदान दिया है। और लोग ये कहते हैं कि उर्दू में जो रवानी है, उर्दू में जो बात है, उर्दू में जो लोच है, उर्दू में जो ओज है,
और उसमें जो बात बनती है वो हिंदी में बन नहीं सकती। ये जवाब देने के लिए कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन ये बताने के लिए कि हिंदी कितनी समृद्ध है। आइए झूठ बोले तो कौवा काटे, कैसे? ऐसे। तालियां जोरों से बजाइए आप। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। एक सवाल भानावत साहब से। संजीव भानावत साहब अब प्रोफेसर हैं और संचार और संचार, कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा को यानी अपने भावों को अभिव्यक्त तब कर सकता है जब वो अपनी मातृभाषा में बात करें। और मातृभाषा की जब बात करते हैं तो हिंदी की बात। आप ये बताएं कि आज के संदर्भ में हिंदी की प्रासंगिकता क्या है, विशिष्ट रूप से जब दुनिया ये कहती है कि हमें इंग्लिश भी सीखनी चाहिए, वैश्विक बात, तो उसमें हिंदी का स्थान क्या है? संक्षेप में बताएं आप। सुराना साहब, मुझे लगता है कि हिंदी अपने आप में एक बहुत समृद्ध भाषा है जी, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है जी। हिंदी वो भाषा है जिसने इस देश की पूरी आजादी की लड़ाई लड़ी जी। और भावनात्मक रूप से इस देश को एक सूत्र में बांधे रखा जी। आज आजादी के 7 दशक बाद, जैसा अभी आपने अपने प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में बताया जी, पिछले 40 सालों में 10 विश्व हिंदी सम्मेलनों के माध्यम से जी, हिंदी ने इस बात को सिद्ध कर दिया जी, कि उसमें वैश्विक भाषा होने की ताकत है जी। आज 40 देशों के प्रतिनिधि जब विश्व हिंदी सम्मेलन में एकत्रित होकर के ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, अलग अलग क्षेत्रों में क्या लिखा जा रहा है, क्या काम हो रहा है, इस पर बैठकर के विचार मंथन कर रहे हैं। ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि हिंदी एक ऐसी सशक्त भाषा है जो पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित करने की इसमें क्षमता है और ज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन, जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं उन सभी क्षेत्रों में अपने आप को अभिव्यक्त करने की और लोगों को एक सूत्र में बांधने की वह ताकत, इसकी पाचन शक्ति, इस बात का संकेत है कि हिंदी आने वाले समय में अपना परचम लहराएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, जब हमने आपका दूरदर्शन की ओर से आह्वान किया कि प्रश्नोत्तरी हिंदी के बारे में है, तो आपका जो असीम उत्साह और उमंग जो देखी, ये सिद्ध करने को पर्याप्त है कि हिंदी का भविष्य उज्जवल है और आपका योगदान रहेगा। इतनी बड़ी संख्या में आप पधारते हैं, इतने उत्साह से भाग लेते हैं, दूरदर्शन की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतनी तैयारी की है और इस अवसर पर, और आप इसको जश्न के रूप में हिंदी दिवस को हम मना रहे हैं, तो तालियां बजाइए इस नृत्य प्रस्तुति के लिए जोरदार तरीके से आप, जोरदार।